जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज मैं पर्यावरण अध्ययन के अति महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जहां से साथियों आपको निश्चित ही एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आपका इसमें स्कोर 80 से ऊपर होना चाहिए, 80 से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए आप जो भी स्कोर करते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा की डॉल्फिन है। विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। डॉल्फिन को स्तनधारी के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए किसकी घुली हुई मात्रा मापी जाती है? साथियों यहाँ पर सही आंसर विकल्प डी होगा। ऑक्सीजन की घुली मात्रा मापी जाती है, जिसे हम बीओडी अर्थात बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। और जिनको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको आने वाले समय में ऐसे ही और वीडियो मिलने वाले हैं। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न है, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता में क्या परिवर्तन होता है? देखिए भाई, जैसे ही आप ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो क्या है, जैव विविधता बढ़ती है। विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और जैव विविधता दिवस 22 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर विकल्प बी करेक्ट आंसर होगा। अरावली पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है। यदि आपसे पूछा जाए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो बताइएगा डोडा बेट्टा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। बहुत कम समय में यहाँ पर आपके हम 100 क्वेश्चन विथ डिटेल में कंप्लीट करवा देंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण योग्य है? जैव निम्नीकरण का मतलब क्या है? ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से बहुत कम समय में अपघटित हो जाते हैं, जैसे फल सब्जियों के छिलके हो गए, ऊन हो गया, रबर हो गया, सीवेज हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर विकल्प ए के साथ जाएगा। रबर यहाँ पर क्या है, जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विकल्प भी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यदि यहाँ पर मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपके कम से कम 200 क्वेश्चन बहुत कम समय में कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं? घरेलू मवेशी और भेड़, तो यह है मीथेन गैस के उत्तरदायी हैं। विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मीथेन जो कि ग्रीन हाउस गैस है। दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। और आग बुझाने वाली गैस कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ओजोन परत को सबसे अधिक हानि किससे है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? एलपीजी, इसका पहली बात तो आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म में पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म में क्या होता है। तो क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसमें भाई मुख्य रूप से क्या है,
देखिए प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, लेकिन ब्यूटेन की मात्रा होती है 60% और प्रोपेन की होती है 40%। तो हम कह सकते हैं मुख्य रूप से इसमें क्या है, अधिक परसेंट ब्यूटेन का है। विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस जनजाति के लोगों के निवास गृह को इग्लू कहा जाता है? साथियों, एस्किमो जनजाति जो कि ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करती है, इसी के मकानों को इग्लू कहा जाता है। विकल्प यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। और यह अपने मकान इग्लू का जो निर्माण है वह बर्फ से करते हैं। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हरिकेन तथा टाइफून होते हैं, बताएं आप लोग ये क्या होते हैं? हरिकेन और टाइफून, तो ये दोनों ही क्या हैं, चक्रवात के प्रकार हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मतलब क्या है, अलग अलग देशों में चक्रवात को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहीं पर टाइफून, कहीं पर चक्रवात, कहीं पर हरिकेन, इस तरह से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र को। क्यों कहा जाता है? आकार समान होने की वजह से शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? शनि के। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कैसा होता है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर मृतभक्षी? देखिए आप जानते हैं जो हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। और जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है भोजन के लिए वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे गाय हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई। तो हम कह सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कैसे हैं? शाकाहारी होते हैं जैविक समुदाय में, क्योंकि गाय, भेड़, बकरी सभी क्या है? शाकाहारी है ना, और प्राथमिक उपभोक्ता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत है क्योंकि? देखिए क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत इसलिए है भाई क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से क्या है? गर्म हो जाता है। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और आंधी, तूफान, मौसम, वर्षा संबंधी जो घटनाएं होती हैं, चाहे वो बादलों का गरजना हो या फिर अन्य घटनाएं, ये सभी क्षोभ मंडल में ही संपन्न होती हैं। यहाँ पर चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हेली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि साथियों उत्तराखंड में है। ठीक है, यह एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तब भी आपका आंसर हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। ये सारे फैक्ट जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो बताते जा रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था। यदि आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो यहाँ से आपको साथियों मैं बोलता हूँ 300 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। इतना मैं आपसे कह सकता हूँ, वो भी बहुत कम समय में। केंचुआ पालन को क्या कहा जाता है? केंचुआ पालन, तो केंचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। फूलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। और मछली के पालन को कहा जाता है पिसीकल्चर। एक क्वेश्चन से हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, संरक्षण या विनाश इस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण फेमस पुस्तक है भाई, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इस पुस्तक के लेखक हैं सरला बहन। विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आप बताएंगे उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? देखिए भाई, ये मान लीजिए हमारा कोई पौधा है, ठीक है, ये पौधे क्या हैं? जड़ें हैं।
तो पौधे की जड़ें क्या करती हैं, मृदा से जल को लेकर पौधों के विभिन्न भागों में ऊपर की ओर पहुंचाती हैं और इसे कहा जाता है रसारोहण। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। बिल्कुल, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको कठिन लगेगा वो मैं आपको पहले से ही समझा देता हूँ, जिससे आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। निम्न में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है या द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो यहाँ पर हम बात करें हाथी की और बकरी की, तो ये दोनों क्या हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। और यहाँ पर बात करें हम सांप की, सांप यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्योंकि भाई सांप को मोर भी खा सकता है, और शेर आएगा यहाँ पर तृतीय श्रेणी उपभोक्ता के अंतर्गत। तो हम कह सकते हैं जो सांप है वो क्या है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मोहिनी अट्टम, तो इसका संबंध भाई ऑप्शन सी केरल राज्य से। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यदि पूछा जाए कथकली का संबंध किस राज्य से है, तब भी आपको बताना है केरल से है। पूछा जाए यक्षगान कहाँ का है, तो आप क्या बताएंगे, आपको बताना है कर्नाटक का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आपको क्या बताना है, आंध्र प्रदेश का है। बिहू कहाँ का है, तो आपको बताना है असम का है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए भाई, यदि मैं आपसे वीडियो लाइक को बोलता हूं तो आपको लगता है इन्हें बहुत लंबा फायदा होने वाला है। आप ये बताएं, मैं आपसे बिना पैसे लिए इतना कुछ कर रहा हूं तो आपका फर्ज नहीं बनता कि वीडियो को लाइक कर दें? इसलिए भाई वीडियो लाइक कर दें। बहुत मेहनत लगती है मुझे वीडियो बनाने में, सारे क्वेश्चन टाइप करने होते हैं, फिर आपको उसकी व्याख्या भी आपको बतानी होती है। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का जो प्रमुख वजह है वह किसे माना जाता है? स्टोन कैंसर, तो भैया जो अम्लीय वर्षा है इसे क्या है, स्टोन कैंसर का खतरा माना जाता है। क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा खतरा किसको है, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो क्या है, नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, उनमें क्या है, धब्बे पड़ने लगते हैं पीले पीले, जैसे आप ताजमहल को देख सकते हैं। और इसके लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो आप बताएंगे सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। मरासमस रोग किसकी कमी की वजह से होता है? मरासमस, तो भैया मरासमस होता है प्रोटीन की कमी की वजह से। विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है जो मिनी माता रोग है वो किससे होता है, तो आपको क्या बताना है, पारा से होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक है जीवाणु और कवक। विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? भूरा कोयला, तो लिग्नाइट को भाई भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए किस कोयले में कार्बन की सबसे अधिक मात्रा होती है, तो आप बताएंगे एंथ्रासाइट कोयले में। इसमें लगभग 90 से 95% कार्बन होता है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है, तो बताइएगा एंथ्रासाइट। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है, तो आप बताएंगे पीट कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पारी स्थित की स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? देखिए भाई, जो ये नारा आप देख रहे हैं इसे दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन में। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा। चिपको आंदोलन का यह नारा है, इसे किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। यदि आपसे पूछा जाए एपी को आंदोलन का संबंध है या एपी के आंदोलन के जनक कौन हैं, तो आप बताएंगे पांडुरंग हेगड़े हैं। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे मेधा पाटेकर से है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अम्लीय वर्षा कहाँ पर होती है? देखिए भाई, जो अम्लीय वर्षा है इससे क्या है, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हों या चाहे ऐतिहासिक इमारतें हों, इनसे क्या है, बहुत प्रकार की क्षति होती है जब ये वर्षा होती है। और ये होती क्यों है? क्योंकि कारखानों से निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं इनकी वजह से यह होती है, जिनमें हम देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख रूप से इसके लिए उत्तरदायी है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। डावसन इकाई का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो भाई मेरे डावसन इकाई का जो यूज है वह ओजन परत की मोटाई मापने में होता है। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात हुई है ओजन परत की, तो आप ध्यान रखें ओजन परत कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या है, रक्षा करती है। क्लियर। यदि आपसे पूछा जाए कि वृक्षों की आयु कैसे ज्ञात की जाती है, तो आप बताएंगे वार्षिक वलय की गणना के आधार पर वृक्षों की आयु ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण होता है? आपेक्षिक आर्द्रता, तो भैया ये ज्ञात करते हैं हम हाइग्रोमीटर से। विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए द्रवों का आपेक्षिक घनत्व आप किससे ज्ञात करते हैं, तो आप बताएंगे हाइड्रोमीटर से करते हैं। पूछा जाए वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। जीवाश्मों की आयु कैसे ज्ञात की जाती है, तो कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि पृथ्वी की आयु कैसे ज्ञात की जाती है। आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। दूध के खट्टेपन का क्या वजह है? जो दूध का खट्टापन है बताना इसका क्या वजह है, तो आप बताइएगा लैक्टिक अम्ल। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए दूध का सफ़ेद रंग क्यों होता है, तो आप बताएंगे कैसीन की वजह से होता है। पूछा जाए चींटियों के और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो आप बताएंगे फार्मिक अम्ल होता है। और पूछा जाए दूध का जो हल्का पीला रंग है वह किसकी वजह से होता है, तो आप बताएंगे कैरोटीन की वजह से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, यह किस प्रदेश में है? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, तो भैया ये हिमाचल प्रदेश में, और इसको क्या है यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। रतनजोत का दूसरा नाम क्या है? देखिए भाई रतनजोत का दूसरा नाम क्या है, जेट्रोफा है। और ध्यान रखेंगे ये क्या है, एक बायोडीजल की फसल है। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से बताएं कौन सी बायोडीजल फसल है, तो आप बताइएगा जेट्रोफा या फिर रतनजोत आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप बताएंगे मन्नार की खाड़ी एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाँ, इसके साथ ध्यान रखें भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे उड़ीसा में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आप क्या बताएंगे असम में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आप बताएंगे पश्चिम बंगाल में है ना। चलिए, और ऐसा नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बिल्कुल भाई बार बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इन्हें एग्जाम के लास्ट टाइम देखते हैं तो आपको बहुत ही यहाँ से फायदा होने वाला है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो भैया विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमिन होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप बताएंगे राइनोफ्लेविन होता है। ठीक है ना, मजा आ रहा ना क्लास में। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? मरुस्थल में उगने वाले पौधों को बताना क्या कहा जाता है, तो भैया उन्हें कहा जाता है जीरोफाइट्स। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे जीरोफियर कहा जाता है। जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, आप बताएंगे हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए खारे जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे हेलोफाइट्स या फिर लवणोद्भिद पौधे कहा जाता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है? हरा प्रोटोजोआ, तो भैया इग्लूना को कहा जाता है हरा प्रोटोजोआ। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि पौधों और जंतु के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? तो बताइएगा यूग्लिना को कहा जाता है। पूछा जाए चप्पल जंतु किसे कहा जाता है? पैरामीशियम को कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार चप्पल के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? देखिए मैंने आपको बताया ना पहले अभी डायग्राम से कि पौधे क्या है, जो जड़ें होती हैं वो मृदा से क्या है, जल को अवशोषित करती हैं और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। तो ध्यान रखिएगा पौधे केसी का जल को अवशोषित करते हैं। विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो भैया सामाजिक वानिकी जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले वर्ष 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चावल अनुसंधान केंद्र, तो देखिए जब चावल को आप दांत से काटेंगे तो क्या है, कट की आवाज आएगी ना। मतलब क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक में है। यदि आपसे पूछा जाए आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है तो आप क्या बताएंगे? शिमला में है। ठीक है, आलू और शिमला की क्या सब्जी बनती है, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा इनको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हैदराबाद में हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि हुसैन सागर झील कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे? हैदराबाद में है। और ये नष्ट हुई है जलकुंभी की वजह से, क्योंकि भाई जो जलकुंभी है ये बहुत तेजी से क्या है, वृद्धि करती है और क्या है, ऊपर जो झील रहती है उसके ऊपर क्या है, परत बना लेती है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? भारत में बताना है प्रोजेक्ट टाइगर्स कब शुरू हुआ था, तो आप बताएंगे वर्ष 1973 में। विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे साथियों पूछा जाए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे वर्ष 1986 में आया था। आपसे पूछा जाएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, तो आप क्या बताएंगे? 1992 में आया था। एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कैलाश सांखलिया को। ठीक है, चलिए इसके बाद लेते हैं अगला क्वेश्चन। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? अभी हमने आपको बताया ना सामाजिक वानिकी की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1976 में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध करना। विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन भैया कहाँ पाए जाते हैं? आप क्या कहोगे? कर्नाटक राज्य में भैया पाए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? ध्यान रखिएगा यहाँ पर हड्डी की बात नहीं की गई। हड्डियां तो कितनी होती हैं? हड्डियां तो होती हैं 206, लेकिन यहाँ पर मांसपेशियों की बात की गई है जो होती हैं 639। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जल चक्र को नियंत्रित करता है, जल चक्र को बताना है कौन नियंत्रित करता है इन चार में से, तो भैया विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वन। आप सभी जानते हैं वृक्ष बहुत फायदेमंद है हमारे जल चक्र के हिसाब से, क्योंकि यह वर्षा लाते हैं और पर्यावरण की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? देखिए भाई हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो आप कहोगे 1966-67 में हुई थी। और इसका जो सर्वाधिक प्रभाव है वह गेहूं की फसल पर देखा गया था। विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है?
आम पकाने बताना कौन सा रसायन यूज होता है, तो आप बताओगे कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। यदि पूछा जाए खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किसका यूज होता है, तो आप बताओगे सोडियम बेंजोएट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेत में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसके खेत की मृदा में बताना क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए भाई, कोई किसान या कोई अन्य व्यक्ति यदि खेत में कोई फसल क्या है बार बार उगाएगा और उर्वरक और कीटनाशक का यूज करेगा, तो इससे क्या है जो भूमि है वो क्या है बंजर हो जाएगी। इसलिए जो कीटनाशक और उर्वरक हैं इनका उपयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए और जो फसल है वो भी एक निश्चित क्रम में आपको उगाना चाहिए। इससे क्या है मृदा की उर्वरता बनी रहती है। चलिए अगला है, दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सर्वाधिक होती है। तो भैया सर्वाधिक किस में होती है, लाल रंग में होती है। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और सबसे कम किस में होती है, तो सबसे कम होती है बैंगनी रंग में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा सागर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो भैया वो है, मतलब यहाँ पर यह कौन सा नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, तो आप बताओगे सुएज नहर। विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन से हैं। तो देखिए रात में जागने वाले जो जानवर हैं वह हर चीज को काला और सफेद रंग में देखते हैं। विकल्प यहाँ पर आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भैया सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मासेनराम में होती है। कहाँ होती है, मेघालय के मासेनराम में होती है। विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो आप कहोगे लेह में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन कहाँ होते हैं। मैंने अभी इस पर बात की थी जब वो एक क्वेश्चन किया था वायुमंडल का, कि जलवायु और मौसम संबंधी अर्थात आंधी तूफान जो भी घटनाएं होती हैं ये सभी कहाँ पर हैं, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। विकल्प बी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पूछा जाए ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और जो वायुयान हैं वो कहाँ उड़ते हैं, तो आप बताएंगे समताप मंडल में उड़ते हैं। पूछा जाए वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे मध्य मंडल है। ठीक है, क्लियर हो गया ना सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा कौन सा है। तो भैया वो पौधा कौन सा है, बांस है। विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला पौधा कौन सा है, तो आप बताओगे बांस है ना। यदि आपसे पूछा जाए मलेरिया की दवा जो कोनेन है वह किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है, तो आप क्या बताओगे सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर सतह से आने से रोकता है। जैसा मैंने आपको बताया है जो ओजोन परत है वह कहाँ पर है, समताप मंडल में पाई जाती है, जो हमारी हानिकारक परावैंगनी किरणों से क्या है रक्षा करती है। विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है जड़ों का है। देखिए आलू, प्याज, लहसुन और यहाँ पर हम बात करें अदरक, ये सभी क्या है भैया ये तना के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, किसके अंतर्गत आएंगे, तना के अंतर्गत आएंगे। और गाजर, मूली, सलजम ये आएंगे भैया हमारे जड़ के अंतर्गत, अर्थात विकल्प बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है।
वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? तो भैया ये माना जाता है जो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है, इसको ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट करते जाएं और लास्ट में आप जरूर कमेंट करना आपने 100 में से कितने क्वेश्चनों के सही जवाब दिए हैं। लेकिन भाई 80 से स्कोर आपका अधिक होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया? तो भैया ओजोन परत में विशाल छिद्र है वह अंटार्कटिका में देखा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगी। देखिए छिद्र की बात हुई है तो ओजोन परत को सबसे अधिक हानि किससे हो रही है? CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। असत्य कथन की पहचान करें। बताएं आप लोग असत्य कथन कौन सा होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्षार का pH तुल्यमान 7 से कम होता है। ध्यान रखिएगा जो क्षार का pH मान होता है 7 से कम नहीं होता बल्कि क्या है 7 से अधिक होता है, अर्थात विकल्प बी क्या है असत्य है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनामी का वजह क्या है? जो सुनामी यहाँ होती है बताना है किसकी वजह से आती है। देखिए भाई जो सुनामी है ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाए सुनामी किस भाषा का शब्द है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आपको बताना है जापानी भाषा का शब्द है और ये समुद्र तल में भूकंप की वजह से उत्पन्न होती है, अर्थात विकल्प डी यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? वायु प्रदूषण का जैव सूचक कौन है? तो आप बताओगे लाइकेन। क्या है? लाइकेन, जो मुख्य रूप से साथियों सल्फर डाइऑक्साइड का बहुत अच्छा सूचक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? देखिए भाई जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे रक्त से क्रिया कर लेती है, जिससे क्या है हमारे रक्त की जो ऑक्सीजन वहन क्षमता है वो क्या है बहुत कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कार्य क्या होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से क्या है हमारा दम घुटने लगता है और हमारी मौत भी हो जाती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए जो ईटाई रोग है वह किससे होता है तो आप बताओगे कैडमियम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? देखिए जैविक नहीं अजैविक, तो अजैविक कौन सा है? आर्सेनिक है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आर्सेनिक से क्या है ब्लैक फुट नामक बीमारी भी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्लैक फुट नामक बीमारी आर्सेनिक से होती है। पूछा जाए बैक्टीरिया की खोज किसने की थी तो आप क्या बताओगे? ल्यूवियन हुक ने की थी। ठीक है, और विषाणु की खोज किसने की थी तो आप बताओगे इवानोवस्की ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो आप बताओगे MS स्वामीनाथन है। विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है तो आप बताओगे नॉर्मन बोरलॉग हैं। पूछा जाए श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है तो आप बताएंगे दुग्ध उत्पादन से है। क्लियर ना? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देती है? देखिए भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, घना पक्षी विहार, जिसे आप केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर क्या है पृथ्वी वर्ष शीतकाल में साइबेरियन सारस प्रजनन के लिए आते हैं और इसलिए से पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, ये है कहाँ पर तो आप बताएंगे राजस्थान में, बहुत ही फेमस है इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? विश्व वन्यजीव कोष, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं WWF अर्थात वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी।
और इसके प्रतीक के रूप में पांडा को लिया गया है। विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और पांडा क्या खाता है भैया, पांडा बांस खाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कौन सा जानवर बांस खाता है, तो आप बताइएगा पांडा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। यदि पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप बताएंगे सहारा का मरुस्थल है, जो कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे ये अफ्रीका में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई? करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा 1952 में। यही क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई थी, तब आप बताइएगा वर्ष 1952 में आई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पेंगुइन पक्षी का मूल स्थान क्या है? पेंगुइन पक्षी का मूल स्थान क्या है भैया? तो देखिए पेंगुइन पक्षी क्या है, यह एक ना उड़ने वाला पक्षी है, जो कि भाई जो ध्रुवीय प्रदेश हैं या ध्रुवीय इलाके हैं वहाँ पर निवास करते हैं। और ये इनका मूल स्थान क्या है? अंटार्कटिका है। ऑप्शन बी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यदि पूछा जाए किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है, तो आप बताएंगे नॉर्वे में सबसे अधिक क्या है? अम्लीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? देखिए प्रतिशत के आधार पर बताना है किस राज्य में सबसे अधिक वन है, तो आप बताइएगा मिजोरम में है। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन किस राज्य में है, तो आप बताइएगा मध्य प्रदेश में है। पूछा जाए सबसे सघन वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ये सभी आंकड़े क्या हैं आपके 2019 की रिपोर्ट के अनुसार हैं, और अगली रिपोर्ट अब क्या है वर्ष 2021 में जारी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना था? तो भैया कब बना था? ये बना था भैया 1974 में। विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि जो रामसर सम्मेलन है वह कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1971 में हुआ था। पूछा जाए यदि आपसे प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था या कब शुरू हुआ था, तो बताएंगे 1973 में शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव कार्यक्रम को प्रारंभ किसने किया? तो भैया वन महोत्सव कार्यक्रम को प्रारंभ किया के एम मुंशी, जिनका पूरा नाम है कन्हैयालाल मड़कलाल मुंशी। इसलिए इनको वन महोत्सव का जन्मदाता कहा जाता है। और वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये मनाया जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है वन महोत्सव। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? देखिए एग्जाम में आपको कंफ्यूज मत होना है, नहीं तो आप देहरादून मार दो, गलत हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? तो भैया भोपाल में है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो देखिए भाई यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये हरित गृह गैस नहीं है। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए इस गैस का जो परसेंट है वायुमंडल में कितना है, तो आप बताएंगे 78.01% है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट कितना है वायुमंडल में, तो आप बताएंगे 0.03% है। क्योंकि ये एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? देखिए भाई जो खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू होता है, इनमें क्या है? साइट्रिक अम्ल होता है। अर्थात विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो आप क्या बताओगे? एसिटिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप बताएंगे एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो आप बताएंगे लैक्टिक अम्ल होता है। बताएंगे ना? चलिए इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? पेरियार अभयारण्य है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और भैया ये है कहाँ पर? तो आप बताओगे ये है केरल में। चंद्रप्रभा कहाँ पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। बांदीपुर कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। मानस कहाँ पर है? ये असम में है। आप सोचेंगे मुझे ये सब कैसे याद है? क्योंकि मैंने कभी क्या है रटने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने क्या है जो भी पढ़ा है पहले उसको समझा है, इसलिए मुझे क्या है लंबे समय तक याद है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चिपकोनारा पहाड़ी स्थित की अर्थव्यवस्था है, चिपकोनारा पहाड़ी स्थित की स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये किसने गढ़ा था? देखिए मैंने बताया था ना, ये जो नारा है वो किसका है? चिपको आंदोलन का है और इसे दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को पहले ही समझा चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाँ ध्यान रखिएगा, विश्व गौड़िया दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। और पूछा जाए विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बताएंगे? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और देखिए जो भी हमारे वीडियो को देख रहा है, आप सभी से मेरी विशेष रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी फ्रेंड हैं उनके साथ इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर देना, जो भी आपके हिसाब से शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो भैया संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से। विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है, कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका संबंध किससे है? तो आप बताएंगे इसका संबंध है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लाइकेन में शैवाल एवं कवक के मध्य संबंध को क्या कहा जाता है? शैवाल और कवक के मध्य संबंध को क्या कहा जाता है भैया? तो इसे कहा जाता है सहजीविता। विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होगा। विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सहजीविता। विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि शैवाल और कवक में क्या है, दोनों जीव क्या है लाभान्वित होते हैं। ठीक है, इसलिए इस सहजीविता का संबंध होता है जब दोनों जीव लाभान्वित होते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो भैया कब हुई थी? ये हुई थी भैया वर्ष 1974 में। विकल्प सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? मैग्सेसे पुरस्कार राजेंद्र सिंह को भैया जल संरक्षण के लिए दिया गया था। विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए भारत का जल पुरुष या फिर वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। किस वर्णा की उपस्थिति की वजह से पौधे हरे होते हैं? ध्यान रखिएगा, जो पौधे हरे हैं वह क्लोरोफिल वर्णा की वजह से होते हैं। विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आप बताएंगे मैग्नीशियम पाई जाती है। पूछा जाए इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो जिंक धातु पाई जाती है। पूछा जाए कि जो टमाटर का लाल रंग है वह किसकी वजह से होता है? तो आप बताएंगे लाइकोपीन की वजह से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मतलब क्या है? भारतीय वन्यजीव संस्थान, इसे हिंदी में कहा जाएगा भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? तो आप बताएंगे ये देहरादून में है। विकल्प डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपको जो भी संस्थान है या जो भी आपके वर्ड हैं वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या है हिंदी कभी कभी क्या होता है हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिखा रहता है। यदि आपको पता नहीं है इसे हिंदी में क्या कहते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या है वो गलत हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए भाई, जो हमारे आसपास के वातावरण में पशु और पौधों के संबंध होता है उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान। विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। 16 घास स्थल, तो भैया ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए इसके बाद लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। भारतीय गैंडा, वो भी कौन सा, एक सींग वाला गैंडा, तो भैया ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो बताइएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो है कहाँ पर, तो आप बताओगे असम में है। बांदीपुर कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे, कर्नाटक में है। कार्बेट कहाँ पर, उत्तराखंड में है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आप बताओगे गुजरात में है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, तो भैया ये पारित हुआ था वर्ष 1972 में। विकल्प सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ ध्यान रखिएगा, जो वन संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित हुआ था, तो आप बताएंगे वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, फूलों की घाटी अवस्थित कहाँ पर है। तो भैया फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए शांत घाटी कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे, शांत घाटी है केरल में। कहाँ पर है, केरल में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है। देखिए दुनिया की बात हो रही है, दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ पर स्थित है, तो आप बताओगे कहाँ पर है भैया, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में है। ऑप्शन या विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। पूछा जाए आपसे कि नंदा देवी और फूलों की जो घाटी है ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप बताओगे कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। केवलादेव कहाँ पर है, राजस्थान में। मानस कहाँ पर है, असम में। अगला क्वेश्चन है, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है। देखिए भाई, पौधों को क्या है, वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जिसमें क्या करते हैं पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसके बदले क्या है, O2 क्या है वो रिलीज करते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहते हैं। पहले आप एक पॉइंट पकड़े, जीवित भाग की बात हुई है भैया, तो उसे जैविक कारक ही कहा जाएगा ना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, WWF से क्या आशा है, तो मैंने बताया ना WWF से क्या आशा है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। हिंदी में क्या कहा जाएगा, विश्व वन्यजीव कोष, जिसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1961 में हुई थी WWF की। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैलम का निर्माण होता है। तो ये ज्वालामुखी से क्या है, जो मैग्मा होता है जो बाहर आता है तो क्या है, जम जाता है और इससे क्या है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ऑप्शन यहाँ पर विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, तो आप बताएंगे अवसादी चट्टानों में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है। तो भैया जो अपघटक होते हैं जैसे जीवाणु और कवक क्या हैं, अपघटक की श्रेणी में आते हैं और ये क्या करते हैं, ये ह्यूमस निर्माण करते हैं। विकल्प भी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए कुछ बुकों में आपको ऑप्शन डी मिलेगा, लेकिन ऑप्शन डी नहीं भैया, ऑप्शन बी ही यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है। देखिए प्लावक, मछली, व्हेल, तो भैया ये क्या है, जो खाद्य श्रृंखला है ये घासीय मैदान की नहीं है, बल्कि कहाँ की है, ये जलीय क्षेत्र की है। ये आपको ध्यान रखना है, अर्थात विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है, किसको करता है, फ्लोरा और फना। देखिए फ्लोरा का मतलब क्या है, फ्लोरा का मतलब है फूल,
मैं ट्रक बता रहा हूँ, ठीक है। फ्लोरा का मतलब क्या है? फूल। और फूल कहाँ लगते हैं? पेड़ पौधों में लगते हैं। फना का मतलब क्या है? फन की बात है, और ये मतलब सांप का फन है, तो सांप क्या है? जंतु है। मतलब फ्लोरा दर्शाता है पेड़ पौधों को और फना दर्शाता है जंतुओं को, अर्थात विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आप ये कभी नहीं भूलोगे। फ्लोरा मतलब क्या है? पेड़ पौधे। फना मतलब जीव जंतु। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो भैया विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मृदा के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी, भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है सीस्मोलॉजी, और झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लेमनोलॉजी। ये सारे पॉइंट भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, इसलिए या तो आप इन्हें कॉपी में नोट भी करते जाएं, ठीक है। पहले आप क्या करें, पूरा वीडियो एक बार देख लें, फिर सेकंड बार आप क्या करें, उन्हें कॉपी में नोट करें, तो बहुत बेस्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो भैया देखिए, कोई भी खाद्य श्रृंखला है तो उसमें जो जीव जंतु है वो क्या है? खाद्य जाल में जुड़े होते हैं। विकल्प सी यहाँ पर भाई करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की परिभाषा क्या है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उष्णकटिबंधीय वन कहलाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय वन है भैया ये क्या कहलाते हैं? तो आप बताएंगे इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद भाई आप लोग कमेंट करके अवश्य बताना आपने 100 में से क्या है कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। और वीडियो पसंद आया है जिसको, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी आपकी राय है इस वीडियो के बारे में वो आप प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताना। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी को प्रभावित किए, ये आपको जरूर देखना है, बगैर दूसरे जीव को क्या है प्रभावित किए बिना, तो भैया उसे क्या कहा जाएगा? तो भैया मतलब क्या है? दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा, तो भैया उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा सहजीवी। विकल्प डी यहाँ पर भैया करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और यदि दूसरे को प्रभावित करेगा तो क्या कहलाएगा? भैया फिर क्या है? परजीवी होगा, है ना। तो भैया इस क्लास में मैंने 100 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। आपने जो भी स्कोर किया है वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।